तो देखिए हमारी जो मोस्टली आज की जो क्लास है वो ये है, जो हम लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि हमारा आधुनिक भारत का इतिहास चल भी रहा है और ये जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड आप देख रहे हैं, जो लिखा हुआ सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इनकी अवधि है 1916 से लेकर 1921, यानी कि 1916 से लेकर और 1921 के बीच में जितनी भी बातें हुई हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, अब चाहे वो कोई सत्याग्रह से संबंधित हो, चाहे वो किसी आंदोलन से संबंधित हो या कोई सामान्य नॉर्मल घटना हो, तो अगर वो इनसे संबंधित है चेम्सफोर्ड से, तो हम 1921 तक की महत्वपूर्ण सारी विषय वस्तु को आज इस मैराथन क्लास के माध्यम से समझेंगे। ये भी निश्चित है स्टूडेंट कि अगर आपने आज की इस क्लास को एक वे में समझ लिया तो लाइफ में, जहाँ तक मेरा अनुभव है अपना, कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इसके अलावा फालतू पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से शुरुआत कर रहा हूँ। ये जो कांड था ये ज़्यादा फेमस रहा है, सब बच्चों ने इसे पढ़ा भी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि अमृतसर में हुआ था, ये लगभग सभी ने पढ़ रखा है। ठीक है, अच्छा ये हुआ क्यों था, पहले रीज़न ये भी है। तो इससे पहले मैंने जस्ट एक क्लास पढ़ाई है जिसका नाम है रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता था। तो मैंने चूंकि इससे पहले ही वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी पब्लिश किया है रॉलेट एक्ट वाला, तो जब रॉलेट एक्ट आया था तो चूंकि उसके विरोध में मैं बता चुका हूँ, बहुत विद्रोह हुआ भारत में। महात्मा गांधी ने उसको क्या कहा, काला कानून तक कह डाला, चूँकि उसमें जो प्रवृत्ति ऐसी थी उसकी रॉलेट एक्ट की। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में, यानी कि उसी के विरोध में जो पहले हम पढ़ चुके रॉलेट एक्ट, तो एक डेट याद रखनी है जो आपको लिखनी है। सबसे पहले 10 अप्रैल 1919 को लिखें ज़रा, 10 अप्रैल 1919 को। दस अप्रैल 1919 को दो नाम याद रखने जो मैं बता रहा हूँ, इन्हें बिल्कुल लिख लें, सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों नाम याद होने चाहिए, मैं सामने लिख भी रहा हूँ, देख के लिखेंगे। 10 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, नाम ऐसा ही है ज़रा, इचलू किचलू याद रखना। फिर भी 10 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों नाम आपके याद होने चाहिए, डॉक्टर सत्यपाल। ये दो नाम आपके बिल्कुल एकदम सटीक याद कर लीजिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछे जाने हैं सीधे एग्जाम में। यानी कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उसके पीछे की विषय वस्तु बता रहा हूँ। अभी मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड पे भी नहीं पहुँचा हूँ, अभी तो सिर्फ हम ये जान रहे की कोशिश कर रहे हैं इस लेक्चर के द्वारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था, ऐसा क्यों है, एकदम ऐसा हो गया। तो इतना याद रखना है, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था, जो बाद में अभी हम पढ़ेंगे इसे, उससे पहले क्या था कि जब मैंने अभी इससे पहले पढ़ाया रॉलेट एक्ट। अब चूँकि रॉलेट एक्ट के जो नियम थे सरकार के द्वारा वो बहुत बेहूदे नियम टाइप के थे, तो जिसको देख के महात्मा गांधी ने काला कानून भी कहा उसे। तो उसी के विरोध में, यानी कि किसके विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में। अगर सवाल कभी एग्जाम में ये पूछा जाए कि किस एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई थी, ये सवाल वही रहेंगे जो हैं हिस्ट्री में। चूँकि मैं हिस्ट्री को बदल थोड़ी सकता हूँ, लेकिन ये है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होकर परीक्षा में हमेशा पूछा जाता। तो किस एक्ट के विरोध में ये वहाँ पे इनकी गिरफ्तारी हुई, तो वो जो एक्ट था जो हमने अभी पहले पढ़ा, रॉलेट एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट के विरोध में ये 10 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों नाम आपके याद होने चाहिए, इनकी गिरफ्तारी हुई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। यानी कि सवाल सीधा पूछा जाएगा कि किस एक्ट के विरोध में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुई थी। अब फिर क्या है, आप जानते होंगे उस समय जनता वैसे भी दुखी थी इनसे। तब इनकी गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ, जब इन दोनों की गिरफ्तारी वहाँ पर हो गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इनकी भी और इनकी भी, तब इन्होंने क्या काम किया, भारतीय जनता ने, भारत के जो लोग थे उन्होंने दबा के वहाँ पर ऑफिस वगैरह है वो तोड़े फोड़े, वहाँ पे उस समय तत्काल समय में आग वगैरह लगाई,
खूब हमले तक किए, किस पर, ब्रिटिश अधिकारियों पर, ब्रिटिश सिपाहियों पर दबा के हमले किए। ठीक है। अब क्या हुआ कि जो तत्काल उस समय पंजाब के गवर्नर है उनका नाम है डायर, जनरल डायर। ठीक है। ये नाम आपने कई बार सुना भी होगा, जब हम पढ़ते हैं इस बात को तो इस बात को सुनते भी हैं हम कई बार, जनरल डायर, है ना। तो उस समय चूंकि ये मुद्दा कहाँ का था, ये अमृतसर का मुद्दा था, यानी कि पंजाब का मुद्दा था। तो उस समय वहाँ के जो जनरल थे जिनका नाम था डायर, जनरल डायर, पंजाब के गवर्नर जो थे। तो ये जो नाम मैं बता रहा हूँ जनरल डायर, इसको एक अच्छी तरीके से याद रखेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इनका नाम यहीं तक सीमित नहीं है, इन्हें थोड़ा सा और आगे तक ले जाएंगे, क्या क्या चीज़ें यहाँ याद रखनी है। तो अगर एग्ज़ाम में कभी पूछा जाए कि भाई जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ तो उस समय पंजाब के गवर्नर कौन थे, तो पंजाब के जो गवर्नर थे उस समय जनरल डायर थे। अब जनरल डायर ने क्या किया, जब इनके विरोध में वहाँ पे जनता ने पोस्ट ऑफिस भी फूंके और भी अन्य विद्रोह किए, तब जनरल डायर ने एक वहाँ आदेश जारी किया गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से। तो आदेश क्या था कि कोई भी जनसभा नहीं होगी अब, यानी कि जनसभा पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने, जनरल डायर ने। ये ध्यान देना है कि जनसभा पर प्रतिबंध लगा दिया था जनरल डायर ने, ये देख के कि भाई ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। जैसा कि वर्तमान में आप देखते होंगे, जैसे हमारे ये गुलाबटी है, यहाँ पे कभी आपने देखा हो धारा 144 लगा देते हैं, इसीलिए ताकि 4-5 फालतू आदमी इकट्ठे ना हो। तो ऐसे ही एक डायर ने एक शासन आदेश जारी किया वहाँ पे और बोल दिया कि भाई अभी कोई जनसभा नहीं होगी। समझ रहे हैं। ये शासन आदेश कब जारी हुआ, 10 अप्रैल 1919 को, या समथिंग 11 के आसपास मान सकते हैं। ठीक है। चूँकि इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने विद्रोह जो किया था, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने इनके द्वारा एक आदेश जो जारी हुआ, जिसको कहा गया जन प्रतिबंध, यानी कि जनता पर प्रतिबंध लगाया गया और एक आदेश जारी कर दिया गया, और इस आदेश के तहत ये बात कह दी गई कि अब कोई भी रैली वगैरह इस तरीके की नहीं होंगी जिसमें लोग एकत्रित हों। अब एक दिन आया, डेट लिखेंगे 13 अप्रैल 1919। अप्रैल 1919। ये डेट किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है और ये आपने पहले भी पढ़ी होगी। ठीक है। तो ये जो 13 अप्रैल 1919 की डेट है स्टूडेंट, क्या था कि उस दिन बैसाखी का दिन था, बैसाखी का दिन, और वहाँ पर मेला लग रहा था। समझ रहे हैं। अमृतसर में बैसाखी का दिन था और वहाँ बैसाखी के दिन एक क्या लगा हुआ था, मेला। तो सबसे पहले ये भी लिख लें, कई बार एग्जाम में पूछ सकता है कि जिस दिन ये कांड हो उस समय दिन कौन सा था, तो एक बार जरूर लिखेंगे इसे, एग्जाम में पूछा जा सकता। बैसाखी का दिन था। वैशाखी का दिन। अब चूंकि उस समय स्टूडेंट वैसाखी का दिन था वहाँ पे, और वहाँ लग रहा था मेला। और आप जानते होंगे कि मेला जो होता है, मेला में क्या होता है, भीड़ होती है। जैसा कि हम हिंदी में पढ़ते भी हैं, भीड़ किसके अंतर्गत आता है, तो भीड़ कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो चूंकि समूह तो जब ही होगा जब वहाँ काफ़ी भीड़ होगी। तो भीड़, चूंकि वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई, चूँकि वैसाखी का दिन था, मेले का दिन था। अब क्या है कि जनरल डायर को ऐसा लगा कि भारतीय लोग जो है, या कि भारतीय जनता जो है, वो हमारे शासन आदेश का या हमारे द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन कर रही है, ऐसा डायर को लगा। मैं पीछे की पृष्ठभूमि समझा रहा हूँ, अभी तक हो सकता आपने सीधा का सीधा ही पढ़ लिया हो। ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगा इस भीड़ को देखते हुए, चूँकि मेले का भी दिन था, और इस तरीके से उन्हें लगा 13 अप्रैल 1919 को कि भाई कहीं ना कहीं जनता, जो भारतीय लोग हैं, वो मेरे द्वारा दिए गए आदेश, यानी कि इनके द्वारा दिए गए आदेश, डायर के द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन कर रही है। फिर क्या आता, ये आपने पढ़े ही होंगे। फिर डायर ने गोली चलाने का वहाँ पे आदेश दे दिया बाग में। ठीक है। उसमें आप जानते होंगे, एक चूँकि भागने का एक ही रास्ता था वहाँ से, बाकी सब गेट नहीं थे ऐसे, तो वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट ये हमेशा याद रखना है, ये सवाल बनता भी है एग्जाम में कि भाई जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो जनरल डायर के द्वारा ही गोली चलाने का आदेश दिया गया।
तो मेन गोली चलाने का आदेश इन्होंने दिया था जनता पे, ठीक है। मैंने आपको पीछे का भी थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझाई कि ये गोली चलाने का आदेश दिया क्यों था। अब इसमें आप इनकी अपनी अंग्रेज़ों की सोच भी मान सकते हैं। वैसे उस दिन मेला का दिन था, इसलिए लोग ज़्यादा एकत्रित हुए। वैसे एकत्रित उसमें हुए थे, किसमें, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जो गिरफ्तार हुए थे। लेकिन चूंकि भीड़ इसलिए ज़्यादा थी, उस दिन मेले का दिन था, बहुत हज़ारों संख्या में लोग मारे गए, कई हज़ार, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट, एक सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और सवाल ये होगा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितने लोग मारे गए। मैं दावे से कह रहा हूँ बहुत बढ़िया प्रश्न होगा जब भी ये पूछा जाएगा, क्योंकि वैसे तो हज़ारों संख्या में लोग मारे गए और इसलिए ये सवाल बनेगा भी नहीं। चूँकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने उस समय कितना बताया मरे हुए को, वो ज़रूर पूछा जाएगा। तो लिख लें, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान 379 लोग मारे गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार। 379, 379। ये था आपका सरकारी आंकड़ा। एग्ज़ाम में ये पूछा जाना है। एग्ज़ाम में स्टूडेंट ये सवाल बनेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितने लोग मारे गए थे। 379, 379, ये दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि मारे तो हज़ारों की संख्या में गए थे, लेकिन जो मोस्टली आंकड़ा वो पूछा जाएगा एग्ज़ाम में जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार। या सरकारी मतलब इसका अर्थ ये है कि उस समय तत्काल ब्रिटिश सरकार के द्वारा कितने लोग मारे बताए गए थे। 379, ये हमें याद रखना, कई बार पूछा जाएगा। हाँ जी, जनरल डायर जो थे तो पुलिस कमिश्नर था। ये पुलिस कमिश्नर होने के साथ, पुलिस कमिश्नर के साथ साथ इन्हें गवर्नर की भी वहाँ पे पावर दे दी गई थी पंजाब के समय। ये संयुक्त रूप से है, कई सारे, इन्हें हम प्रॉपर एक नाम नहीं ले सकते हैं, ये कई सारे, कम से कम 5-6 का ये ग्रुप है इनका। तो उन्हीं में एक जनरल डायर भी है, उन्हीं में जनरल डायर है, 5-6 का एक ग्रुप है। लेकिन प्रॉपर एक ही हमें इसे याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आजकल ज़्यादा बने भी हैं। इसके साथ साथ हालांकि इनका 5-6 का पैनल है, मैं बता दूंगा कौन कौन से शायद पैनल है इनके। मार्शल भी है और भी है, शायद रिचर्ड वगैरह और भी हैं। लेकिन मोस्टली जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो डायर से ही संबंधित क्वेश्चन बनेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो बने हैं। सही है। इसके बाद क्या हुआ कि जब इतना बड़ा हत्याकांड हो गया भाई भारत में, अगर मान के चलो ऐसा हत्याकांड हो जाता जैसा अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या भारत में कोई शांति से बैठेगा? नहीं बैठेगा। तो इस दौरान जो भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो ठीक ठाक वाले, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर हुए, है ना, महात्मा गांधी हुए, जो ऐसे लोग थे जिनको उस समय जनता एक भारत में एक राजनीतिक उदय की तरफ से देखती थी, यानी कि ऐसा देखती थी कि भाई ये ऐसा नेता आप भविष्य में होंगे जो भारत को इस परिस्थिति से निकाल देंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दुखी होकर, आपने देखी होगी, नाइटहुड की उपाधि लौटाई। तो यहाँ से 2 सवाल आपको याद रखने हैं कि नाइटहुड की उपाधि पहले तो किसको दी गई? रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई। किसने दी? ब्रिटिश सरकार ने दी। दोनों चीज़ें याद रखनी है। लेकिन किस हत्याकांड के बाद उसे लौटा दिया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट लाइन से लिख लें, इस हत्याकांड से दुखी होकर, बिल्कुल उतना ही लिखना जितना ज़रूरत है। इस हत्याकांड से दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड से दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, नाम अच्छी तरीके से लिख लेना, पूछा जाएगा, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी। और ये बात हमेशा याद रखनी है, ये देखिए, यहाँ से केवल ये याद नहीं रखना कि लौटा दिया, इसमें 1-2 सवाल और ऐड करने हैं जो हमें याद रखने हैं। एक तो ये क्लियर हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के हिसाब से, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी एग्ज़ाम में आया भी,
कि नाइटहुड की उपाधि से संबंधित कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस हत्याकांड के विरोध में अंग्रेजों को लौटा दी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। लेकिन अगर पूछा कि कब लौटा दी, तो सवाल करने वाले फिर बहुत ही सिंसियर लोग होंगे, तो डेट जरूर लिख लें, 30 मई 1919 को लौटाई ये नाइटहुड की उपाधि, 30 मई 1919 को, 30 मई 1919 को लौटाई थी ये नाइटहुड की उपाधि। भाई सीधी सी बात है, जब भारत में इतना लंबा चौड़ा हत्याकांड हो रहा है, तब उसके विरोध में फिर कौन ऐसी उपाधि रखेगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। इसके अलावा किसने क्या चीज़ पे और थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, तो उस समय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद होती थी, कार्यकारिणी परिषद, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक सवाल है, बहुत बढ़िया है, कभी पूछा जाएगा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में चुनने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये मैंने पहले भी बताया, एसपी सिन्हा, नाम लिखवाया कुछ समय पहले ही, जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही। तो बिल्कुल उसी प्रकार उसमें एक लोग थे, एक जो व्यक्ति थे जिनका नाम था शंकरन नायर, नाम याद रखना, शंकरन नायर। वो एग्जाम में इसे ना पूछेगा तो इस सवाल को ज़रूर पूछेगा, किस हत्याकांड के विरोध में, या पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति कौन थे। तो एक व्यक्ति का नाम है जिनका नाम है शंकरन नायर, तो वो चीज़ लिख लेंगे नेक्स्ट लाइन से। इसके अलावा शंकरन नायर ने, मैं सामने नाम लिख रहा हूँ, देख के लिख लेना, शंकरन नायर। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, शंकरन नायर। इसके अलावा शंकरन नायर ने इस हत्याकांड से दुखी होकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। ये दो चीज़ तो आप एकदम दिमाग में बैठा लो, ये जो है एकदम सीक्वेंस वाइज है, हमें क्लियर होना चाहिए। यानी कि जब इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, देखो सोचने वाली बात है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो पहले तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी अंग्रेज़ों को, भाई ये पकड़ो अपनी उपाधि, क्योंकि तुम हमारे लोगों के साथ ऐसा कर रहे हो, तो फिर ऐसी उपाधि रखने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। दूसरा, जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होती थी, मैं इसी का सवाल बता रहा हूँ जो मैंने अभी कई दिन पहले भी बताया है, अगर कभी परीक्षा में पूछा जाएगा और अगर एग्ज़ाम में कभी आ गया, फिर से बता रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह सुनो। गवर्नर जनरल की वायसराय की कार्यकारिणी मतलब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो एसपी सिन्हा है, मैंने उस दिन भी बताया आपको। तो बिल्कुल उसी तरह ये भी है, तो शंकरन नायर ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया कि हम भी आपकी कार्यकारिणी में नहीं रहेंगे अगर इस तरीके से चल रहा। क्योंकि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, जनरल डायर ने। अब जनरल डायर तो खुद ब्रिटिश सरकार के ही आदमी है, तो इस तरीके से इन दोनों ने अपनी जो उपाधियाँ ही वो लौटा दी, ठीक है। इसके बाद क्या है कि जब ऐसा विरोध हुआ इंडिया में बहुत ज़्यादा, अब आप खुद सोच सकते हैं कि लगभग 3-4 हज़ार लोग मोस्टली मारे गए थे। सरकारी आंकड़ा था केवल 379 का, जो मैंने बता दिया, जिससे कि पूछा जा सकता, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब लोगों का विद्रोह देखा, भारतीय लोगों का विरोध देखा इस हत्याकांड के विरोध में, तो एक समिति बनी जांच के लिए। तो वो याद रखना, वही समिति पूछी जाएगी किससे संबंधित थी। तो अगला जो हिंट लिखना है, छोटा सा हेडिंग डालेंगे, हंटर समिति,
हंटर समिति। स्टूडेंट ये जो हंटर समिति है ना, सबसे पहले तो आप इसको एक चीज़ दिमाग में बैठाओ, चूँकि हम पढ़ भी सीक्वेंस में ही रहे हैं, वो एग्ज़ाम में पहले यही पूछेगा हंटर समिति किससे संबंधित थी। सीधा सवाल जो है एग्ज़ाम में, जीडी के हिसाब से भी, एसआई के, कांस्टेबल, हर एक एग्ज़ाम को देखते हुए। तो हंटर समिति जो संबंधित है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। बनी क्यों थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाई गई। तो अगली लाइन में सिर्फ इतना लिख लें, यह समिति जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए यह समिति जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाई गई थी। ये विशेष रूप से ध्यान रखें, किस सरकार के द्वारा बनाई गई थी? अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाई गई थी। अंग्रेज सरकार। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर सीधा, चूंकि भारत में विरोध हुआ फिर जनता का, सीधी सी बात है, जब जनता का विरोध देखा तब ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि क्यों ना एक समिति बनाई जाए। तो एक समिति बनाई गई जिसका नाम था हंटर समिति। सीधे सीधे सवाल हैं यहाँ से जो याद रखने हैं। हंटर समिति जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। हंटर समिति क्यों बनाई गई थी? अगर ऐसा सवाल एग्जाम में कर दें कभी तो बस इतना याद रखिए, हंटर समिति को ब्रिटिश सरकार के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया था। बस इतना याद रखना। और इससे कितने बेहतर सवाल हो सकते हैं अभी जो मैं बताने वाला हूँ, इससे आगे का स्टेप। यहाँ तो कांस्टेबल रैंक के भी सवाल हैं, लेकिन अब जो इससे आगे के रैंक के चलेंगे वो लगभग ऐसा ही है, उससे ऊपर लेवल के किसी के हो सकते हैं। ठीक है, ये कब बनाई गई थी? तो सबसे पहले लिखना 1 अक्टूबर 1919 को ये समिति बनी थी। 1 अक्टूबर 1919 को। एक अक्टूबर 1919 को ये समिति बनी थी। ये जो आपको डेट मैंने बताई है, ये आप बिल्कुल स्पष्ट दिमाग में रख लो। पूछा जाएगा कि हंटर समिति कब बनी थी, तो हंटर समिति बनी थी 1 अक्टूबर 1919। याद हमेशा इस तरीके से रखो। कांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ, उसके बाद में ही बनी होगी। कई बार क्या है, इस चीज़ का हमें फ़ायदा जब एग्ज़ाम में यहाँ मिलता है कि उन्होंने ऑप्शन जनवरी फरवरी सेट करे हों। तो जिस स्टूडेंट को यही याद है कि 13 अप्रैल 1919 को तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ही हुआ है, तो ऊपर की तो बात है ही नहीं, नीचे की होगी, तो कहीं ना कहीं ये भी क्लियर हो जाएगा। तो 1 अक्टूबर 1919 को ये समिति बनी। और अब जो बेहतर सवाल होंगे, याद रखें कि इस समिति में कुल 8 सदस्य थे। लिखें, इस समिति में कुल 8 सदस्य थे। ये एक बेहतर सवाल होगा, हंटर समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? ध्यान देना, हंटर समिति में कुल सदस्यों की संख्या 8 थी, ये याद रखना। वो पूछेगा अंग्रेज सदस्य इसमें कितने थे, तो ध्यान देंगे, इसमें पूछा है, लिख लें अंग्रेज सदस्यों की संख्या इसमें 5 थी। अंग्रेज सदस्यों की संख्या इसमें 5 थी, और साथ की साथ लिख लेंगे 3 भारतीय सदस्यों की संख्या थी। इतनी चीज़ें आपको एक वे में क्लियर होनी चाहिए। ये 3 अपने आप में सवाल भी हैं जो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। हंटर समिति कब बनी? 1 अक्टूबर 1919 को बनी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनी थी। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, वो ये पूछेगा, 8 थी। अगर वो ये पूछता है दूसरा सवाल कि हंटर समिति में अंग्रेज सदस्यों की संख्या कितनी थी, 5, और भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी, 3। अब मैं वो सवाल बता रहा हूँ जो मोस्टली सभी स्टूडेंट पर नहीं होगा, सिंसियर स्टूडेंट ज़रूर करेगा जिसने अच्छी तरीके से तैयारी की है। वो ये पूछेंगे, दिए गए विकल्पों में से, प्रश्न को सुनिए, प्रश्न क्या पूछा जाएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन अंग्रेज हंटर समिति से संबंधित कौन अंग्रेज सदस्य नहीं था, यानी कि कौन अंग्रेज सदस्य नहीं था।
तो उसमें कोई अन्य अंग्रेज दे दिया जाएगा, बाकी 500 में से ही 3 नाम मिलेंगे। पूछेगा कौन भारतीय सदस्य नहीं था, तो हमें मोस्टली इनके नाम याद होने चाहिए। तो मैं नाम क्रम में लिख रहा हूँ, बस एक बार में इन्हें देख लेना ठीक तरीके से। तो अंग्रेज नाम पहले लिख रहा हूँ, तो याद रखेंगे सबसे पहले इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड हंटर, चूँकि हंटर समिति है तो नाम भी अपने आप याद हो जाएगा। इसके अध्यक्ष थे पहले लॉर्ड हंटर। अब चूँकि हम हंटर समिति की बात कर रहे हैं तो इनके अध्यक्ष का नाम तो अपने आप ही याद हो जाएगा कि लॉर्ड हंटर थे। इसके अलावा इसमें दूसरे सदस्य कौन थे, तो नाम लिख लेंगे रेस्किन। रेस्किन इसमें दूसरे अंग्रेज सदस्य थे। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो राइस, हालांकि हमारे यहाँ चावल को कहा जाता है राइस, राइस भी इसके एक सदस्य थे, ठीक है। इसके अलावा जॉर्ज बैरो, क्योंकि अंग्रेजी नाम तो ऐसे ही हैं, ठीक है। जॉर्ज बैरो भी इसके एक सदस्य थे, जो आपको नाम याद रखना है। और इसके अलावा जो एक इसमें सदस्य थे उनका नाम था टॉमस स्मिथ। टॉमस स्मिथ, टॉमस स्मिथ। अब क्या है स्टूडेंट कि अगर ये 5 नाम आप, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 5 मिनट का खेल है, अगर आप 5 मिनट में इन 5 नामों को अच्छी तरीके से देख लिए तो भविष्य में उस सवाल को सही करोगे जो अन्य स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। सवाल ये पूछा जाएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अंग्रेज सदस्य हंटर समिति से संबंधित नहीं था, और जब ये सवाल पूछा जाएगा तो निश्चित है स्टूडेंट ये हमें 5 याद होने चाहिए। तो लॉर्ड हंटर इसके अध्यक्ष थे, रेस्किन, इसके अलावा राइस, जॉर्ज बैरो और टॉमस स्मिथ। मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक बार अगर ध्यान से पढ़ लिया ना तो ये जब तक याद रहेगा जब तक आप अपने आप में सेलेक्ट होंगे किसी भी परीक्षा में। इसके अलावा कौन 3 भारतीय सदस्य थे, जरा उनका नाम लिख लें। पहले भारतीय सदस्य का नाम आप लिखेंगे चिमनलाल सीतलवाड़। चिमनलाल सीतलवाड़, चिमनलाल सीतलवाड़, चिमनलाल सीतलवाड़। किस चक्की का आटा खा रहे हैं ये हैं? आजकल वो भी तो चल रहा है, कौन सा वो ज़्यादा चल रहा है, देखो मैं बता रहा हूँ कौन सा। मौज उड़ावेगी, कौन सा है वो, मौज करेंगे ज़माने में मौज करेंगे, कुछ इस तरीके से वो ज़्यादातर चल रहा है। जैसे कभी फेसबुक वगैरह पे ऊपर कुछ जो चलते रहे हैं वो ऐसे ऐसे करके जो देखते रहे उसे मोबाइल पे। अब मौज की क्या परिभाषा हो मुझे आज तक ये समझ में ना आई। जो मेरी खुद की जो पर्सनल मौज की परिभाषा है वो देखो ये है, मौज क्या हो है। हालांकि सबकी परिभाषा अपने थिंक अलग अलग हो सकते हैं मौज के, लेकिन रियलिटी मौज वो है कि घर में सब तो स्वस्थ रहें, यानी कि कोई बीमार ना हो घर में। ये मौज नहीं होती है कि घर में बहुत ज़्यादा पैसा है। बहुत ज़्यादा पैसा होने पर मैंने ऐसे भी देखी है लड़ाई झगड़े होते रहते हैं आपस में ही, घर का कोई काम ना रुके, ये सब चलते रहें ठीक ठाक। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि कोई भी पर्सन घर का बीमार ना रहे, क्योंकि क्या है कि मौज उड़ाएंगे ज़माने में कुछ इस तरीके से है ये। तो मौज की मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट परिभाषा ये है, अगर घर में सब कुछ होते हुए भी, बहुत सब कुछ यानी कि भरपूर पैसा वगैरह सब कुछ होते हुए और घर में कोई मोस्टली बीमार पड़ा है या उस पर कोई ऐसी बीमारी वगैरह है, तो फिर कहाँ मौज रहे, मैं कहीं ना रहती, सब बेकार की बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मौज ये है कि किसी का काम ना रुके, ये मौज है। घर में सब स्वस्थ रहें, ये मौज है। और काम ना रुकने का मतलब है आपका सभी काम समय पे हो रहे हों, बस ये है मेरे हिसाब से जो मेरी परिभाषा में मौज है। बाकी तो मौज मौज कहीं ना है, सब ऐसे ही है। तो एक तो नाम याद रखेंगे, भारतीय जो लोग थे वो चिमनलाल सीतलवाड़। दूसरे नाम याद रखना, सुल्तान अहमद नाम था उनका, सुल्तान अहमद। हाँ वो ऐसे क्या, मैं कसर कोई छोड़ू ना,
मेरा बड़ा ध्यान आया ना, और ज़्यादातर कूदते मिले हैं यहीं पे, कोई छत पे कोई जीने पे। देखता रहूँ मैं, कभी कभी थोड़ा बहुत समय मिल जाता, वैसे तो इतना मिलता ना, पर मोस्टली देखे हैं कोई छत पे कोई जीने पे कोई कमरे में कोई क्या बोले हैं उसे, शीशा के सामने कुछ जो देखते रहे, अरे ड्रेसिंग टेबल उसका, ठीक है। चिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद, और तीसरा नाम था लिख लें जगत नारायण। जगत नारायण। स्टूडेंट आपने भले ही पहले की क्लास बहुत सारी ली हो, वो बात अलग है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा हो, लेकिन मोस्टली पूरा पढ़ने का ये फ़ायदा है। हंटर समिति अगर इतना कंप्लीट है ना आपके, तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, आप एसआई सब इंस्पेक्टर का पेपर आप कभी भी दे रहे होंगे, चाहे सीपीओ दे रहे हों, सीपीओ का मतलब होता है सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर, बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा यूपीएसआई एक अलग होता ही है एग्जाम का, जो यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा सीएपीएफ के नाम से एक एग्जाम होता है, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी कराती है उस परीक्षा को। अगर इतना कंसेप्ट क्लियर है ना, तो मैं दावे से कह रहा हूँ एक भी एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हंटर समिति में कुल 8 सदस्य थे, 5 सदस्य अंग्रेज थे, 3 सदस्य भारतीय थे। ये तो 3 इसलिए लिए, आपने तीनों के नाम भी देखे होंगे, अटपटे से नाम हैं, ना तो यहाँ महात्मा गांधी हैं, ना यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर हैं, मतलब कोई बढ़िया आदमी नहीं है जो प्रॉपर उस समय बढ़िया नेता थे। ये सामान्य ऐसे ही कोई आदमी ले लिए 3, जिससे कि अपनी जांच पूरी हो जाए बस। और ये 5 कौन थे? अंग्रेज सदस्य। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने कब अपनी रिपोर्ट सौंपी, ज़्यादा से ज़्यादा कभी ये सवाल बनेगा, चूँकि इनकी ये बनाई कब थी, 1 अक्टूबर 1919 को। तो लास्ट इतना लिख लें मार्च, चूँकि 1919 में बनी है तो रिपोर्ट को भी तो बनने में टाइम लगता है, तो लिख लें मार्च 1920 में इन्होंने रिपोर्ट सरकार को सौंपी। मार्च 1920 में दी इन्होंने अपनी रिपोर्ट। मार्च 1920 इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी जी सरकार को। अच्छा मुझे एक बात बताइए, खुद सेंस लगाओ, गोली किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने। जनरल डायर किसके आदमी थे? ब्रिटिश सरकार के आदमी थे। ये समिति किसकी बनी है? ये भी उनकी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई समिति थी, ठीक है। तो ये तो सिर्फ इस तरीके से ले लिया, तो जांच में ही क्या होना था, सिर्फ नामचारे की जांच हुई थी, जो लास्ट में रिपोर्ट मार्च 1920 में दे दी गई सरकार को, और खाना पूर्ति करने के बाद मामले को दबा दिया गया। खाना पूर्ति करने के बाद मामले को दबा दिया गया। इतना याद रखना हंटर समिति से, क्लियर। अब ध्यान देना, जो मैं दूसरी समिति बताने जा रहा हूँ वो भी जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही संबंधित है, समझ रहे हैं, तहकीकात समिति। अब क्या है, ये जो समिति बनाई थी ये भारतीय लोगों ने बनाई थी। सवाल में यही डिफरेंस होना है परीक्षा में। अगर ये पूछा है हंटर समिति किससे संबंधित थी, तो भी जलियांवाला बाग हत्याकांड, लेकिन बशर्ते ये अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाई गई थी, भारतीय लोगों के विद्रोह को देखते हुए या विरोध को देखते हुए। लेकिन भारतीयों ने कौन सी बनाई थी वो आपको याद रखनी है। तो ज़रा लिखना शुरू करें, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। इन्होंने एक समिति बनाई, लिख लें एक समिति बनाई, और जिसको नाम दिया गया तहकीकात समिति। तहकीकात समिति।
स्टूडेंट इसमें और इसमें यही तो अंतर है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। हमें जो चीज़ें एग्ज़ाम में क्रैक करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ पर कीवर्ड पर ध्यान देना है। तो मैं इसी बात को बताना चाह रहा हूँ कि हंटर समिति भी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ही बनी थी और तहकीकात समिति भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ही बनी थी। अंतर सिर्फ इतना है, अगर एग्ज़ाम में पूछ ले कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सी बनाई गई थी तो हंटर समिति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कौन सी बनाई गई थी तो तहकीकात समिति। अब चूंकि तहकीकात बनी है तो वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि तहकीकात समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो चूंकि उसके तो लॉर्ड हंटर हैं तो लिख लें इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे, मदन मोहन मालवीय। स्टूडेंट ये वही मदन मोहन मालवीय हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की क्या की थी, स्थापना। ये वही मदन मोहन मालवीय हैं, हमें याद होना चाहिए। और मुझे बताइए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। ये हमें क्लियर होना चाहिए, कई बार पूछा जाएगा। और अगर ऐसा कभी पूछा जाए भविष्य में कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो मैं पहले भी पढ़ा चुका, सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से इसे जाना जाता था। उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना नी बेसेंट के द्वारा की गई थी। ये भी हमें याद होना चाहिए, मैं पिछली क्लासों में इन चीज़ों को बता भी चुका, ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे तो उन्हें तो सिर्फ सीधा ही लिख लें, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, तो लिख लें तहकीकात समिति के अन्य सदस्यों में तहकीकात समिति के अन्य सदस्यों में तो लिख लें महात्मा गांधी, तहकीकात समिति के अन्य सदस्यों में तो एक तो लिखेंगे महात्मा गांधी, इसके बाद एक लिखें मोतीलाल नेहरू। जानते हैं मोतीलाल नेहरू कौन थे? ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जी के पिताजी थे ये मोतीलाल नेहरू, ये भी हमें याद होना चाहिए। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तेवजी, अब्बास तेवजी इसके अन्य सदस्य ही लिख लें, अब्बास तेवजी, अब्बास तेवजी, तेवजी, इस तरीके से याद रखेंगे, अब्बास तेवजी इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा कौन थे इसके अन्य सदस्य में? CR दास, चित्तरंजन दास जिसको हम कहते हैं, CR दास, CR दास, ठीक है। अरे क्लियर। और ध्यान देना है इसके अलावा एक लास्ट थे जयकर, ये नाम सुने होंगे आपने हिस्ट्री में, जयकर। हो सकता किसी के गांव में भी ऐसा नाम मिल जाए, जयकर, मैं खुद ही कह रहा हूँ। अब क्या है स्टूडेंट, आप बस इतना याद रखिए, इसमें कितना, बस इतना याद रखना है, हमें हंटर समिति में कुछ ज़्यादा तथ्य याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन तहकीकात समिति में हमें इतना याद रखने की ज़रूरत है जितना यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको इतना याद रखना है कि तहकीकात समिति जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बनाई गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा बनाई गई एक समिति थी, ना कि अंग्रेज़ों के द्वारा। अंग्रेज़ों ने तो हंटर बनाई थी, याद रखना। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। इसके कौन अन्य सदस्य नहीं था? अगर ये वाला क्वेश्चन पुट कर दे एक बढ़िया रैंक का, तो एक बार बस ऐसे ही दिमाग में देख लेना है, महात्मा गांधी भी थे, मोतीलाल नेहरू भी थे, अब्बास तेवजी भी थे, चित्तरंजन दास भी थे और जयकर भी इसके अन्य सदस्य थे, ठीक है। अच्छा, इस समिति ने क्या किया था? इस समिति, अच्छा क्या करेगी आप, खैंस लगाइए अपने आप, रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, तर्क बेस आधारित तैयारी करनी है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सीधी सरकार से मांग की कि जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं इस हत्याकांड के, किसके? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये बात किसने कही थी? तहकीकात समिति के लोगों ने। अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए,
ये समिति ने कहा। साथ ही साथ इस समिति ने एक और मांग की कि जो मृतक हैं, जिनके लोग मर गए हैं, जिनके परिवार के, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ब्रिटिश सरकार से ये मांग की। दूसरी मांग किन्होंने? तहकीकात समिति के लोगों ने। लेकिन स्टूडेंट ध्यान दो कि चूंकि मैं अभी ये बात ध्यान से सुनना है, चूंकि ये सारा करा धरा जो था वो अंग्रेज़ सरकार का ही था, तो सीधी सी बात है अंग्रेज़ सरकार ने उनकी इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया। यानी कि अंग्रेज़ सरकार ने तहकीकात समिति की जो मांगें थी, जो तहकीकात समिति ने मांगें की अंग्रेज़ सरकार के साथ में, जो तहकीकात समिति ने कहा कि भाई जितने लोगों के परिवार के लोग मरे हैं उनको मुआवजा देना चाहिए, अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो इन मांगों को स्वीकार अंग्रेज़ सरकार ने नहीं किया, यानी कि ध्यान नहीं दिया। क्लियर? बहुत से क्या है स्टूडेंट लिया और सीधा पढ़ना शुरू कर दिया असहयोग आंदोलन। तो स्टूडेंट असहयोग आंदोलन की ही शुरुआत इसके विरोध में हुई थी, जब ये मांग नहीं मानी गई थी। सवाल एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का तो सवाल हो जाएगा तकड़ा, लेकिन कभी पूछा जाएगा कि किसके विरोध में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो जब तहकीकात समिति की जो सिफारिश थी वो नहीं मानी थी, किसने? ब्रिटिश सरकार ने, तब जाकर महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? असहयोग। ये पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में, ठीक है। तो एक लाइन में आगे ये लिख लें, तहकीकात समिति की मांगे अंग्रेज सरकार के द्वारा नहीं मानी गई। तब इसको देखते हुए महात्मा गांधी ने मोहनदास करमचंद गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। अभी शुरू नहीं किया है स्टूडेंट, ध्यान दो मैंने क्या लिखा है, शुरू करने का निर्णय लिया, ये बात याद रखनी है। मोहनदास करमचंद गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया, यानी कि निर्णय ले लिया और इसको देखते हुए लिया था। तो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ना असहयोग आंदोलन, तो अब आपके इतने तक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से कि भाई असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई क्यों थी। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई इसलिए, ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो डायरेक्टली क्वेश्चन है, लिखना बहुत कम है, लेकिन जो लिखना है वो बोर्ड पर मैं सामने लिखूँगा, वो उतारते चलना है। तो असहयोग आंदोलन जब शुरू करने का निर्णय लिया, भाई असहयोग का मतलब होता हम आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे, यानी कि अब हम ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। जब उनकी मांगें ही नहीं मानी तो इसलिए ये निर्णय लिया, ठीक है। अब बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन क्या होगा, कभी अगर बढ़िया लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। देखिए दोनों चीज़ें अलग होंगी। अगर पूछेगा किस अधिवेशन में पारित हुआ तो सवाल का आंसर कोई और, अगर पूछेगा किस अधिवेशन में उसे स्वीकार किया गया तो सवाल का आंसर होगा कोई और। तो ज़रा अगली लाइन से इसमें लिख लें, नागपुर अधिवेशन 1920, ये चीज़ ही लिखनी है बस। नागपुर अधिवेशन 1920 नागपुर अधिवेशन 1920 में, नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया, लिख लें।
प्रस्ताव को पारित किया गया। मेरा कहने का अर्थ ये है कि सवाल बिल्कुल सामने छपा हुआ है और यही सवाल छपना भी है एग्जाम में कि असहयोग आंदोलन को किस अधिवेशन में या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो आपको याद रखना नागपुर अधिवेशन 1920। अगर ऐसा भी नहीं पूछा जाएगा तो सवाल ऐसा भी बन सकता है, क्योंकि आजकल की परीक्षा का ट्रेंड है ये कि वो इस तरीके से सवाल बना देते हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था, यानी कि अधिवेशन ना कहकर सीधा डायरेक्टली ईयर पूछेगा। तो 1920 में किया गया था नागपुर अधिवेशन में। इसका और बेहतर सवाल क्या होगा कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो आगे लिख लें, इस अधिवेशन की अध्यक्षता वीर राघवाचारी कर रहे थे। वीर राघवाचारी, वीर राघवाचारी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वीर राघवाचारी कर रहे थे। इतना कंसेप्ट हमें हर हालत में हर कीमत पर याद होना चाहिए। ये बेहतरीन सवाल है जो पूछा जाना है। नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। जिस अधिवेशन में पारित किया गया उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वी राघवाचारी। सवाल कभी ऐसे भी जॉइंटली बन सकता, कभी भविष्य में, नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किसने की थी, और वो इसलिए ही पूछा जाएगा स्टूडेंट। कभी आप ये सोच रहे हो कि सभी पूछे जाएंगे, सभी नहीं, चूँकि आंदोलन ही 2-3 बड़े हैं पूरे आधुनिक भारत के इतिहास में, या तो असहयोग आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन। समझ रहे हैं? तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो वीर राघवाचारी ने की थी अध्यक्षता, ये हमें याद रखना। नागपुर अधिवेशन 1920, जहां असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। अभी प्रस्ताव पारित हुआ है, अब विषय नोट करके लिखेंगे जस्ट इसी के नीचे, ताकि हम इन चीज़ों को क्लियर कर सकें। सन 1920 में ही कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, सन 1920 में ही सन 1920 में ही कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अब चूंकि यहाँ पे स्वीकार हुआ तो वो ये भी पूछेगा इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो लिख लें इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई। लाला लाजपत राय, LLR। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए कंसेप्ट। जिस स्टूडेंट ने अभी से पहले डायरेक्टली ये पढ़ा है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई, तो इससे पहले की तो विषय वस्तु ये सब है। अब आप जान लो आपने कितना पढ़ा है। तो इतना क्लियर होना चाहिए कि नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। उस अधिवेशन की अध्यक्षता वी राघवाचारी ने की थी, ये याद रखना है। और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को ही कलकत्ता के एक विशेष अधिवेशन में, यानी कि 1920 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? और इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई। दोनों में अंतर है, याद रखेंगे। और आगे लिख लें, तब 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। ये डेट याद होनी चाहिए, 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। ये है आपकी डेट जो याद रखनी है। ये कई बार GD वगैरह के एग्ज़ाम में सीधी पूछ भी ली जाएगी कई बार।
जीडी का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो, कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई 1 अगस्त 1920 को हुई, ये हमें याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब जैसे कि अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड के ही तो विरोध में सब कुछ चला है, ये ऐसा नहीं है सब कुछ चीज़ें अलग अलग हैं। अब आप देख रहे होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही लिंक करते हुए सारे पॉइंट हैं अभी। तो नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई थी? नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी। तो एक ठीक ऐसी ही उपाधि केसर-ए-हिंद की, नोट करके लिख लें, केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा, केसर-ए-हिंद, केसर-ए-हिंद, केसर-ए-हिंद की उपाधि केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन के द्वारा लौटा दी गई। देखिए ये बहुत बेहतरीन सवाल होगा, ये कब लौटाई गई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान केसर-ए-हिंद। पहले तो हमें ये चीज़ मालूम पड़ा यहाँ से, स्टूडेंट वो सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि केसर-ए-हिंद की उपाधि किसको दी गई थी। तो एक तो हम ये बात स्पष्ट हुई यहाँ से कि केसर-ए-हिंद की जो उपाधि थी वो महात्मा गांधी को दी गई थी। किसने दी थी? दूसरा सवाल ये भी है, तो ये अंग्रेज़ सरकार के ही द्वारा दी गई थी महात्मा गांधी को। अगर एग्जाम में ये पूछे कि केसर-ए-हिंद की उपाधि को महात्मा गांधी ने कब लौटाया था, तो ये बात ज़रूर याद रखनी है, असहयोग आंदोलन के दौरान। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो याद रखना, यानी कि केसर-ए-हिंद की उपाधि को महात्मा गांधी ने कब लौटाया था? असहयोग आंदोलन के दौरान। और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटाया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। दोनों में अंतर है, देखो डिफरेंस भी बता रहा हूँ, इसलिए ये चीज़ विशेष रूप से याद होनी चाहिए। तो केसर-ए-हिंद की उपाधि को जो महात्मा गांधी ने लौटा दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान, महात्मा गांधी, ठीक है, MG, क्लियर। तो क्या है कि महात्मा गांधी ने क्यों लौटा दिया? महात्मा गांधी ने सोचा कि यार इससे तो ऐसी उपाधि को लौटा दो, ये हमारी बात ही नहीं माननी, और सही भी है। एक नॉर्मल कह सकते हैं ना, जैसे गांव में कह देते कायदे की बात, तो सही भी है कि लौटा दो भाई, जब ये हमारी बात नहीं मान रहे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। तो एक तो हमने ये क्लियर किया। दूसरा, केसर-ए-हिंद की उपाधि किसको दी गई? महात्मा गांधी। किसने दी? ब्रिटिश सरकार। ये भी हमें क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब जब असहयोग आंदोलन शुरू हो गया 1 अगस्त 1920 को, यही सवाल बनेगा, सीधा छपेगा, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? अगर सवाल पूछा जाएगा तो लिख लें, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले नेता मोहम्मद अली थे, लिख लो। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले नेता ये नाम आप याद रखिए, यही पूछा जाएगा एग्जाम में। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले नेता कौन थे? हालांकि नेता तो बहुत गिरफ्तार हुए स्टूडेंट, लेकिन असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली। वो एग्ज़ाम में यही पूछेगा, चूँकि गिरफ्तार तो बहुत सारी पब्लिक हुई। भाई आप जानते होंगे कि अगर कोई भी आंदोलन है, ध्यान देने वाली बात है, तो उसमें एक थोड़ी गिरफ्तार होता, बहुत होते हैं। लेकिन सवाल जो एग्ज़ाम में हम देखते हैं वो ऐसा सवाल बनेगा कि पहले नेता कौन थे। अच्छा, पिछली साल पैट में पूछा, हाँ तो पूछा होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर सही तरीके से पढ़ेंगे तो बचना कुछ नहीं है। तो अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले नेता कौन थे, तो याद रखेंगे मोहम्मद अली। और साथ के साथ एक कंसेप्ट और याद रखो इसके साथ, ये जो असहयोग आंदोलन जिस समय चला, तो इसका एक अपना लक्ष्य था, और वो लक्ष्य आपसे पूछा जाएगा एसआई में भी कभी, क्योंकि बहुत तगड़ा लक्ष्य रखा गया था। हालांकि ये कामयाब नहीं हुआ, लेकिन लक्ष्य तगड़ा रखा था, 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। सवाल सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस आंदोलन का लक्ष्य था 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति, यानी कि 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। असहयोग आंदोलन नोट करके नीचे लिख लें,
एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। ये सवाल आपसे सीधा किसी एग्जाम में पूछा जाना है कि एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था या किस आंदोलन का लक्ष्य था। तो याद रख लें, असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था ये, एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। और ये पूछा भी जाएगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए, सीधा पूछा जाएगा। क्लियर? एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था, तो वो था असहयोग आंदोलन का। अब ये असहयोग आंदोलन चल रहा है अभी। अब क्या है कि आप जानते होंगे हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ कि आंदोलन जब स्टार्ट हो जाते थे तो वो चलते रहते थे, बशर्ते ये है कि कहीं धीमा कहीं हाई थोड़ा सा अप कर गया, बस चला काफ़ी। जैसे कि आप जानते होंगे 1857 की मैंने क्रांति जब पढ़ाया पीछे, तो वैसे तो उसकी शुरुआत 1857 में ही होगी, लेकिन चलते चलते उसकी शुरुआत एंड हुआ उसका 59 तक जाके। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी चल ही रहा था, अपनी जगह चल रहा था, यानी कि कहीं थोड़ा सा ज़्यादा और कहीं थोड़ा सा आंदोलन कम। तो आपने एक नाम सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण घटना है और यूपी विशेष प्लस हिस्ट्री है यहाँ से लिंक, तो इसे विशेष रूप से याद रखें। चोरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। हेडिंग डालें, चोरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। चोरी चौरा कांड। चोरी चौरा 5 फरवरी 1922। ये जो 5 फरवरी 1922 है और ये जो चोरी चौरा कांड है, अब आप देखेंगे अगर लिंक करके आप इतिहास को पढ़ रहे हैं तो अब आपको चोरी चौरा को अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, चूँकि ये भी इसी से जुड़ा हुआ, किससे? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। एक दूसरे से पिन टच हुए हुए हैं ये। अब ये कैसे हुआ? ये जो चोरी चौरा स्थान है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, पहले तो हमें ये याद होना चाहिए, क्योंकि सीधा सवाल कई बार एग्जाम में बनेगा कि चोरी चौरा स्थान जो है वो कहाँ पर है, तो लिख लें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। अब चूंकि ये यूपी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो गया, अब ऐसा हुआ क्या था, किसान आंदोलन कर रहे थे, असहयोग आंदोलन वाला ही, ध्यान से सुनना, यही जो भाई ये असहयोग आंदोलन है, तो शुरुआत तो इसकी 1 अगस्त 1920 को ही हो गई, या कह दो अगस्त 1920। अब ये वहाँ किसान आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। अब किसानों पे उस समय जो जुलूस था किसानों का, उस पर पुलिस ने गोली चला दी, समझ रहे हैं? उस समय पुलिस ने गोली चला दी, उस समय जो किसान थे वहाँ पे। अब उस गोली चलाए जाने के कारण किसानों ने क्या किया कि थाने वाने में ही आग लगा दी वहाँ पे, और 21 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई वहाँ पे उस घटना के दौरान। तो अगर कभी सवाल ये बनेगा, कभी बनेगा कि चोरी चौरा के घटना के दौरान कितने पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी, तो 21 पुलिसकर्मी ऐसे थे जो उस समय हत्या कर दी गई थी, ठीक है। लेकिन साथ के साथ याद रखेंगे, तो वो जो घटना हुई, जो चौकी को जला दिया गया, 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई किसानों द्वारा, तो उस घटना को क्या कहा गया? चोरी चौरा कांड। समझ रहे हैं? तो पूरा जो चोरी चौरा कांड है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के एक गोरखपुर के स्थान पर, जिस स्थान का नाम था चोरी चौरा, 5 फरवरी 1922 को किसानों के द्वारा एक पुलिस चौकी को फूंक दिया गया, आग लगा दी गई, चूँकि पुलिस वालों ने किसानों पर गोली चलाई थी, ठीक है। 21 सिपाही उसमें कितने जिंदा जल गए आग लगाते में। अब ऐसा हुआ कि गांधी जी को वहाँ मालूम पड़ा, और गांधी जी उस समय गुजरात में, बहुत ध्यान से सुनना, ये भी पॉइंट बनेगा। गांधी जी उस समय बारदौली में थे, कहाँ पर? बारदौली, गुजरात में। अब क्या है कि जैसे ही उनको मालूम पड़ा तो उन्हें ऐसा लगा कि कहीं मामला ज़्यादा बिगड़ ना जाए, उस स्थिति को देखते हुए असहयोग आंदोलन उन्होंने स्थगित कर दिया।
और ये सवाल एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किस घटना के कारण महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो आगे यही लिख लें नोट करके कि गोरखपुर की चोरी चोरा की घटना के कारण गोरखपुर की चोरी चोरा की घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ये सवाल सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि किस घटना के कारण, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। इसे बेहतरीन करके बैठाइए दिमाग में कि किस घटना के कारण महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, यानी कि रोक दिया गया। तो आपका क्या आंसर होगा? चोरी चोरा की घटना के कारण। अब आपको ये फालतू के पॉइंट क्लियर करने ही है यहाँ पे कि ये घटना कब हुई। 5 फरवरी 1922 कहाँ पर हुई? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई। कितने सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया? 21 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया। और जिस समय, देखिए ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मॉडरेट लेवल का सवाल होगा, बहुत अच्छे लेवल का, अगर कभी आता है तो बढ़िया छटनी वाला सवाल, कि जिस समय महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया, ये सब जानते हैं, लेकिन वो ये भी पूछ सकते हैं ये जो कहाँ पर स्थगित किया था, उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे। तो नोट करके लिख लें, उस समय महात्मा गांधी बारदौली गुजरात में थे। लिख लें, उस समय महात्मा गांधी बारदौली गुजरात में थे। उस समय महात्मा गांधी बारदौली गुजरात में थे। आया कुछ समझ में आपके? अब आपके ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई, लेकिन असहयोग आंदोलन कब तक चला? 1922। ये भी हमें क्लियर हो जाना चाहिए। तो इतना सेक्शन क्लियर होने के बाद मेरे हिसाब से ये चीज़ बिल्कुल एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। तो अब जो एक पूरा एक मेन सेगमेंट था ना जलियांवाला बाग हत्याकांड से, जो लिंक पॉइंट है, जितने भी ऐसे सवाल जो परीक्षा में बनने हैं, अब आप समझ लीजिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक तो यहाँ तक है जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए पॉइंट। चाहे भले ही इन्हें आप अलग अलग पढ़ते हो, वो बात एक अलग है, लेकिन अगर इस सीक्वेंस में पढ़ोगे तो सवाल किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा, चाहे किसी भी रैंक की आप परीक्षा दे रहे हो। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालेंगे। अगला जो हम अगले हेडिंग पर बात करने वाले हैं वो है, चूँकि इसी समय की घटना है, और अब आप कहोगे कि ये भी इसी से लिंक है, ये भी इसी से लिंक है। अब आप कहोगे कैसे? ये कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन में एक आंदोलन विलय हुआ था, यानी कि दोनों आंदोलन इस तरीके से जुड़े थे, उसका नाम था खिलाफत आंदोलन। कितना बढ़िया सवाल कभी भविष्य में बनेगा परीक्षा में कि असहयोग आंदोलन के साथ किस आंदोलन का विलय हुआ था? खिलाफत। तो कुछ नहीं लिखना, सबसे पहले हेडिंग डालें खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। स्टूडेंट, खिलाफत आंदोलन की अगर कभी आपसे प्रॉपर अवधि पूछ ली जाए, अवधि यानी कि समय, या कि नहीं कि इंग्लिश में टर्म, तो जितना 1920 से 1922 था असहयोग आंदोलन का, और इसकी अवधि 1919 से लेकर 1922 है, ये भी हमें याद होना चाहिए। तो इसकी जो अवधि है 1919 से लेकर 1922। ये जो खिलाफत आंदोलन है, इसके नाम से ही मालूम पड़ रही होगी कि आपको खिलाफत आंदोलन, खिलाफत यानी कि खिलाफत,
यानी कि ऐसा आंदोलन जिसमें किसी दूसरे पक्ष की खिलाफत की जाती है, ये वाला आंदोलन। ये मैंने क्यों यहाँ पर महत्वपूर्ण समझाना, चूँकि हम चेम्सफोर्ड पढ़ रहे हैं और चेम्सफोर्ड के ही समय की ये भी घटना है। तो अगर कभी एग्ज़ाम में इस तरीके के सवाल बन जाएं कि खिलाफत आंदोलन के समय या खिलाफत आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। खिलाफत जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्यों? हाँ, क्यों? 1920 से लेकर इनकी अवधि 1916 से लेकर चेम्सफोर्ड की अवधि कितनी है, 1921, तो इस समय चेम्सफोर्ड ही है। 22 वाला बाद में है, मैं चलने के दौरान कह रहा हूँ, समाप्ति के दौरान अभी मैंने बात ही नहीं की। समाप्ति के दौरान तो ये दूसरे वायसराय हो जाएंगे जब मैं बताना शुरू कर दूंगा। अभी 21 से लेकर 26 वाले दूसरे हो जाएंगे, है ना, और फिर 26 से 31 अगले हो जाएंगे, फिर 31 से 36 अगले हो जाएंगे, फिर 36 से 44 अगले हो जाएंगे, और फिर 44 से 47 भारत आज़ाद हो ही जाएगा, स्वतंत्र। चिंता मत करो, बिबिल तक की जानकारी सब दे दूंगा ऐसे ही, है ना। ऐसा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि 1916 से लेकर 1921 जैसे कि चेम्सफोर्ड, फिर 1921 से लेकर 26 एक और रहे बीच में, मेरा शायद उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसा ही कुछ नाम है उनका। फिर 26 से लेकर 31 आपका वो हैं लॉर्ड इरविन, 31 से लेकर 36 के बीच में आपका लॉर्ड विलिंगटन है, 36 से लेकर 44 तो एकमात्र वायसराय भारत के हैं जो सबसे लंबी अवधि तक रहे, कौन, लिनलिथगो। और फिर 44 से लेकर 47 तक लॉर्ड बिबिल, और फिर भारत पाकिस्तान अलग अलग हो जाएंगे, और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो वहीं से स्टार्ट हो जाए सही मायने में, 1940 के कैबिनेट मिशन से ही शुरुआत हो जाए इसकी। चलें, तो खिलाफत आंदोलन जो था इसकी अवधि कितनी है, 1919 से लेकर 1922। क्या था खिलाफत आंदोलन की पूरी पृष्ठभूमि समझिए। और आज के बाद मैं इस बात को दावे से कह रहा हूँ, स्टूडेंट अगर इतना खिलाफत आंदोलन पढ़ लिया तो लाइफ में किसी सिविल सेवा में भी सवाल गलत नहीं होगा, दावा है मेरा। इसकी शुरुआत क्यों हुई, चूँकि इसका नाम ही खिलाफत है, तो सबसे पहले देखिए इसकी शुरुआत क्यों, इसका बेस पॉइंट बता रहा हूँ। जब हम शुरू में कभी मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़े तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने एक चीज़ पढ़ी थी शुरू में, खलीफा का पद। जब हम स्टार्टिंग में पढ़े थे मोहम्मद गौरी वगैरह ये सब, है ना, तो खलीफा के पद के ऊपर लेकर कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु रहे वो जुड़े हुए हैं खिलाफत आंदोलन से। ऐसा हुआ, खिलाफत आंदोलन जो स्टार्ट किया वो 1919 में हुआ। पहले तो हमें ये बात याद होना चाहिए, ये बेसिक पॉइंट है। अगर एग्जाम में पूछे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1919। खिलाफत आंदोलन कब तक चला, 1922। और जैसा कि मैंने अभी बताया जस्ट अभी, खिलाफत आंदोलन किस में विलय हुआ था, अगर ऐसा पूछ ले, कितना बढ़िया सवाल, तो ये असहयोग आंदोलन में विलय हो गया था आगे चल के, ठीक है। लेकिन हुआ क्यों था वो समझ लेना है बस। ऐसा हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच, ये सब जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसमें ब्रिटेन की हो गई थी जीत। बात को सुनना है, ये लिखने की ज़रूरत है नहीं। जब ब्रिटेन की जीत हो गई थी तो ब्रिटेन की जीत से पहले, जीत तो बाद में हुई, जीत से पहले चूँकि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से लेकर 1918 तक हुई चला, तो जब शुरुआत हुई थी तो उस समय भारतीय जो मुसलमान लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ों से ये बात कही थी कि हम आपकी सहायता जब करेंगे जब आप आगे चल के हमारे धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं उसमें मतभेद या फिर उसका जो है कुछ विरोध वगैरह आप नहीं करेंगे, हम तुम्हारी सहायता जब करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ये बात किसने कही थी, भारतीय मुसलमान लोगों ने। किससे, ब्रिटेन से। अब ऐसा हुआ लास्ट में चलकर ब्रिटेन जीत गया, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की क्या हुई, विजय। अब ब्रिटेन अपने इस बात से मुकर गया, और ब्रिटेन ने एक देश है जिसका नाम है तुर्की, और उस पर उसके खलीफा, उसके जो शासक है उस पर प्रतिबंध लगा दिया, और प्रतिबंध भी तगड़े वाले लगा दिए तुर्की के शासक पर। ध्यान से सुनना, समझ रहे हैं। और उस समय क्या था कि जितने भी भारतीय नहीं, भारत के साथ साथ जितने भी दुनिया भर के मुसलमान थे, यानी कि ऑल वर्ल्ड में जितने भी मुसलमान थे, वो तुर्की के खलीफा को अपना एक बेहतर आदमी मानते थे। यानी कि ऐसा समझ लो आप, जो तुर्की के जो भारतीय जो मुसलमान थे, वो जो
भारतीय मुसलमानों के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के मुसलमान तुर्की के खलीफा को अपना सम्राट मानते थे, ऐसा समझ लो। और चूंकि वहाँ का सारा सिस्टम ही ख़त्म कर दिया ब्रिटेन ने, उसकी पावर ही ख़त्म कर दी, किसकी? खलीफा की, उस समय तुर्की के यहाँ। तो इस बात के विरोध में जो आंदोलन चला था, ये पीछे की पृष्ठभूमि बता रहा हूँ, तो उस आंदोलन को क्या कहा गया? खिलाफत आंदोलन। अगर कभी सवाल एग्जाम में ये बने कि खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, क्यों वाला सवाल, तो वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का होगा, ज़रा लिख लें। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक सेवर्स की संधि हुई। ये जो मैं संधि लिख रहा हूँ, इस संधि को जरूर याद रखो स्टूडेंट, सेवर्स की संधि। मैं सामने लिखा भी है, एक बार देख लेंगे। अगर कभी भविष्य में ये क्वेश्चन बने कि सेवर्स की संधि किस किस के बीच हुई थी, तो स्टूडेंट ये जो सेवर्स की संधि हुई थी ना, ये सेवर्स की संधि लिख लो, ब्रिटेन और तुर्की के बीच हुई थी। अगर कभी भविष्य में ये सवाल बने, लेकिन जब भी बनेगा सवाल पेपर को बहुत मॉडरेट करके चला जाएगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप सेवर्स की संधि नहीं पढ़ते हैं ना, डायरेक्टली खिलाफत आंदोलन को पढ़ोगे तो इतना समझ में नहीं आएगा। सेवर्स की संधि किस किस के बीच हुई, अगर कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन बने तो आप याद रखेंगे ये संधि ब्रिटेन और तुर्की के बीच हुई। अब चूंकि ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में जीत चुका था, तो तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, तो प्रतिबंध तो वहाँ के फिर खलीफा पर भी लग गए। तो मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ संपूर्ण भारत, पूरे विश्व के मुसलमान जो है, जो वहाँ के जो तुर्की के जो सुल्तान थे, खलीफा थे, उनको अपना सुल्तान मानते थे, कंप्लीट विश्व के जो मुसलमान लोग हैं। अब चूंकि वहाँ पर प्रतिबंध लग गया, भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटेन की जीत से पहले ही ये बात तय कर दी की थी, तो हमारे धार्मिक हस्तक्षेप नहीं करोगे हमारे साथ, हम तब आपका प्रथम विश्व युद्ध में क्या देंगे? साथ। अब ये जैसे ही ब्रिटेन जीत गया तो ब्रिटेन अपनी बात से मुकर गया। अब मुकरने पे जिस आंदोलन की शुरुआत थी उसका नाम क्या पड़ा? खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई। और चूँकि नेतृत्व तो आंदोलन का सारी जनता करती है, आप जानते होंगे, लेकिन एक मुख्य कोई आदमी होते हैं, तो लिख लें इस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया, यही पूछा जाएगा, लिख लेंगे। इस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया। यानी कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा की गई, यानी कि उसका जो नेतृत्व किया गया असहयोग आंदोलन का, वो मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया। इसका खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो ये जो दोनों भाई हैं मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दिमाग में बैठा लो, खिलाफत आंदोलन से संबंधित हैं। मेन नेतृत्वकर्ता ये थे, हालांकि जनता और भी थी, लेकिन मेन नेतृत्वकर्ता यही थे। फैक्ट रूप में जान लेना अगर कभी एग्जाम में बने, खिलाफत आंदोलन के लिए खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ? देखो दोनों में अंतर होगा सवाल में। खिलाफत समिति का गठन 1919 में मुंबई में हुआ, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में लखनऊ में हुई, दोनों में अंतर है, इसे लिख लें। खिलाफत समिति का गठन 1919 में, खिलाफत समिति का गठन खिलाफत समिति का गठन 1919 में, ये तो हुआ मुंबई में। स्टूडेंट इसमें कभी गलती नहीं करनी है। अगर पूछे खिलाफत समिति का गठन कब हुआ, 1919 में ही हुआ, लेकिन अगर पूछे समिति का गठन तो मुंबई में हुआ। अगर पूछे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी, अब ये यूपी से जुड़ गया लिंक, अब ये और भी ज़्यादा हो गया इम्पोर्टेंट हमारे लिए, ठीक है। तो आगे लिख लें, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में लखनऊ से हुई।
खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में ये हुई थी आपकी लखनऊ। अब चूंकि ये चीज़ें उत्तर प्रदेश से जुड़ गई तो उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई चीज़ें, ये दिमाग में बैठा लो। इसकी शुरुआत 1919 से लखनऊ से हुई, ठीक है। एक चीज़ कभी अगर एग्ज़ाम में पूछ ले, चूँकि हम बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं बता देता हूँ, याद रखना है। अगर कभी पूछे कि खिलाफत दिवस के रूप में कब मनाने की घोषणा की गई, नोट करके लिख लें 31 अगस्त 1920 को। डेट याद रखेंगे 31 अगस्त 1920 को। इकतीस अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। अगर कभी ये भी बन जाए तो इसे भी तैयार रखो। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। बढ़िया सवाल हो सकता है, कभी एग्जाम में बनेगा कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया था, खिलाफत दिवस के रूप में कब मनाया गया था, तो याद रखेंगे 31 अगस्त 1920। अब वो सवाल जो मैंने इस लेक्चर को शुरुआत करने से पहले ही बता दिया, बहुत बढ़िया सवाल है। इससे पहले आपने पढ़ा है, अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो इसको अच्छी तरीके से याद रखें। खिलाफत आंदोलन का विलय किस आंदोलन में हुआ? असहयोग आंदोलन। अब कहीं ना कहीं ये वही उससे टच कर गया लास्ट में, तो लास्ट में ये लिख लें खिलाफत आंदोलन का विलय सन 1922 में असहयोग आंदोलन में हो गया। बस इतना लिख लें, खिलाफत आंदोलन का विलय, खिलाफत आंदोलन का विलय 1922 में असहयोग आंदोलन में हो गया। खिलाफत आंदोलन का विलय 1922 में असहयोग आंदोलन में हो गया। इसके बाद का बिल्कुल अंतिम पॉइंट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो खिलाफत आंदोलन है किस लिए हुआ? खलीफा के पद को ही तो लेकर हुआ। खलीफा का पद जो कि तुर्की से संबंधित था, खलीफा के पद को पूरी दुनिया के मुसलमान सुल्तान मानते थे और उनका कहना मानते थे। यानी कि उदाहरण के लिए ऐसा समझो, अगर तुर्की के खलीफा अगर कुछ कह देते थे तो समस्त दुनिया के मुसलमान उस समय वही काम करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ 1924 में, ध्यान से सुनना पहले और फिर इसको एक लाइन में लिखना। 1924 में एक नई सरकार बनी वहाँ पे तुर्की में, और उसका नेतृत्व कर रहे थे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कमाल पाशा। नाम याद रखना, कमाल पाशा। अब उन्होंने क्या करा, उस खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया 1924 में। अब ये क्यों? जब वो पद ही समाप्त हो गया तो आंदोलन तो अपने आप ही समाप्त हो जाना था, है ना। तो फाइनली अगर एग्जाम में कभी पूछे कि अंतिम रूप से असहयोग खिलाफत आंदोलन की समाप्ति कब हुई थी, तो 1924 में हो गई थी। इसे लास्ट पॉइंट नोट करके लिख लें, फिर ये समाप्त हो जाएगा ये वाला टॉपिक। सन 1924 में सन 1924 में तुर्की में, सन 1924 में तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में सन 1924 में तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी नई सरकार ने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। अगर अब यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ से 2-3 सवाल हैं जो स्वयं आपको दिखाई दे रहे होंगे। खलीफा के पद को कब अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया? 1924।
किसने समाप्त किया था? कमाल पाशा ने। खलीफा का पद मुख्य रूप से किस देश से संबंधित था? तुर्की। और ये जो सेवर्स की संधि हुई थी ये तुर्की और ब्रिटेन के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, इसीलिए तो हुई थी, तुर्की पे पूरे प्रतिबंध लगा दिए थे। तो अब ये कंप्लीट रूप से है आपका पूरा सिस्टम जो भी है, ठीक है। इसके बाद जो मैं अगला पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट का है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसको समझाने के बाद फिर हमारी नेक्स्ट क्लास कल चलेगी। लेकिन अब जो मैं लास्ट पॉइंट ले रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। लखनऊ अधिवेशन 1916 किसके समय में हुआ था? चूँकि हम अवधि किसकी पढ़ रहे हैं, 1916 से 21, चेम्सफोर्ड के समय में। बहुत ही दमदार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, लेकिन हैं तो मात्र 3 लाइन लिखना है आपको, लेकिन 3 लाइन में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन टॉप लेवल के यहाँ से निकल के आते ही आते हैं परीक्षा में। सिर्फ एक हेडिंग डालिए, लखनऊ अधिवेशन 1916। स्टूडेंट अगर अपने मुकाम पे पहुंचना है, अब मुकाम का मतलब है आपका अपना लक्ष्य, तो लिख के ले लियो, ऐसी ही तैयारी करिए और अपने मुकाम पे पहुंचो। लक्ष्य केंद्रित ध्यान होना चाहिए आपका, यानी कि हमेशा आपका लक्ष्य अपने जहन में होना चाहिए 24 घंटे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर समय, मेरा कहने का अर्थ ये है कि अपने लक्ष्य को हर समय अपने माइंड में ज़रूर रखो कि फाइनली मुझे यहाँ पहुँचना है, बस, ठीक है। तैयारी बिल्कुल इसी तरीके से करते चले जाओ। मैं दावे से कह रहा हूँ इस बात को, किसी भी एग्ज़ाम में कोई परेशानी आनी नहीं है, चाहे मैथ हो आपकी, चाहे रीजनिंग हो। गुरुजी पढ़ा ही रहे हैं मैथ रीजनिंग, जीएस हिंदी की बात है तो मैं यहाँ पर पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। बस ये है कि तैयारी जितनी बताई जा रही है इतनी अच्छी तरीके से करते रहिए। जो चीज़ बताई जा रही है उन्हें फिर या तो नोट्स बनाओ या फिर उन्हें कैसे भी करके आप कंप्लीट करो। इसके अलावा आपको ज़रा भी देखने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये जो लखनऊ अधिवेशन है स्टूडेंट, मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, ये हमारी आज की क्लास का लास्ट पॉइंट भी है। चूँकि ये 1916 में हुआ पहली बात तो, और हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट 1916 से लेकर 1921, यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो सबसे पहला सवाल तो यही हल हो गया अपने आप से, अगर क्वेश्चन बन जाए कभी भविष्य में, कि लखनऊ अधिवेशन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 के समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, मैं क्यों इसको लेकर बैठा हूँ स्टूडेंट? कुछ पॉइंटों को तो हम कहते हैं ये अच्छा है, इसे याद कर लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। एक को कहते हैं हम 2 स्टार लगा लो, ये भी बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ इस पर 3 स्टार लगाओ, ये इतना अच्छा है। ये मैं कह रहा हूँ इस पर 3 स्टार लगाओ, ये इतना अच्छा, और क्यों अच्छा भी आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि जब हमने पीछे लेक्चर में एक बात पढ़ी थी कि नरम दल और गरम दल वो अलग हुए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में, ये हम पहले पढ़े। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 पार्टों में अगर बटी थी तो वो बटी थी सूरत अधिवेशन 1907 में, क्लियर। और वह सूरत अधिवेशन पहले कहाँ होना था, ये बढ़िया सवाल था, मैंने बताया था नागपुर में होना था। बाद में पूरा कहाँ हुआ था, मद्रास में जाकर वो पूरा हुआ था। तो उसके विषय में हम अच्छा पढ़े थे। इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हुए स्टूडेंट, यानी कि दोनों एक, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये लिखें, इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हुए, पहला पॉइंट। यानी कि सवाल सीधा पूछा जाएगा एग्जाम में, किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हुए थे। लखनऊ अधिवेशन 1916। अगर कभी डायरेक्टली ऐसा ना पूछे तो ऐसा भी पूछ सकता किस सन में एक हुए थे, 1916, याद रखेंगे। दूसरा, जब ये दोनों एक हुए तो और क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो जब इतनी बड़ी बात हुई है तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे। तो अब जब इतनी बड़ी बात है तो ये अधिवेशन कौन से नंबर का था, तो लिख लें ये 31वें नंबर का अधिवेशन था। चूंकि बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है तो इसलिए इसका पॉइंट भी हम याद कर लें, 31वें नंबर का अधिवेशन था। कौन सा, लखनऊ अधिवेशन 1916। और साथ के साथ लिख लें इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये सवाल सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा।
अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। फिर मत कहना बताया नहीं, मैं पेपर बता कर चल रहा हूँ स्टूडेंट। पेपर आज से भले ही 3 महीना पीछे आपके हाथ में आएगा, लेकिन पेपर अभी से आउट होना शुरू हो गया, ये मान के चलिए जिस दिन से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। ये चीज़ें मिलनी है छपी हुई कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। पहली बात क्लियर। और एक तो ये महत्वपूर्ण हुआ, दूसरा और क्या अच्छा हुआ इसमें, इतना इम्पोर्टेंट क्यों था ये? मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ इसी अधिवेशन में। तो लिख लें, इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक हुए। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक हुए। चूंकि इनमें भी विद्रोह चल रहा था थोड़ा थोड़ा, तो ये भी एक हो गए, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी एक हुए थे? लखनऊ अधिवेशन 1916। अच्छा, ये एक हुए क्यों थे? तो आगे ये लिख लें कि इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को ये है बहुत दमदार सवाल। पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया। लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया। किसने स्वीकार कर लिया था? अगर सवाल ये पूछा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किस अधिवेशन में स्वीकार किया? लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अंबिका चरण मजूमदार। चूंकि ये इतना इम्पोर्टेंट अधिवेशन है जिसमें नरम दल और गरम दल भी एक हुए, तो वो पूछेगा ये किस नंबर का अधिवेशन था? नंबरिंग तो याद रखना 31वें नंबर का अधिवेशन था, ये भी याद रखना। हालांकि मैं बता दूं, इससे पहले भी एक लखनऊ में अधिवेशन हो चुका था, ये भी क्लियर याद रखें। ये ऐसा नहीं है कि लखनऊ में पहला था, नहीं, 1916 का इसलिए मोस्ट है चूँकि इसमें ऐसी चीज़ें हुई। ठीक है। इसके बाद जो बिल्कुल अंतिम पॉइंट है इसका, यानी कि आज की क्लास का, आपने एक नारा सुना होगा और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में भी। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कही गई बात है। ये सवाल सीधा एग्जाम में पूछा भी जाता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बात किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन स्टूडेंट, ये बात बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही कही थी। लास्ट पॉइंट ये लिख लें कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह बात बाल गंगाधर तिलक ने यह बात या यह वक्तव्य, कुछ भी कह सकते हैं, यह बात बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन 1916 के दौरान कही थी। अब आपके बात ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, कभी भविष्य में ये क्वेश्चन परीक्षा में बने, एक बार देख लेने हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बात किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक। दूसरा, अगर पूछे किस सन में कही थी? 1916। पूछे किस अधिवेशन में कही थी? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, है ना? तो ये बात भी हमें एकदम से स्पष्ट हो जानी चाहिए। दोस्तों, हमारे ऑफलाइन संस्थान गुरु शिखर अकादमी
से जुड़ने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और एक बार मैं बता दूं, हमारी जो ये ऑफलाइन संस्था है ये गुलाबटी में है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, भटौना हाउस, जैसा कि गुलाबटी की एक व्यापक बिल्डिंग है जिसे लगभग सभी लोग जानते हैं। और नवीन फास्ट फूड के ऊपर ये एक छोटी सी संस्था है जहाँ पर ऑफ़लाइन कोचिंग कराई जाती है। दोस्तों, ऑफ़लाइन संस्थान से जुड़ने के लिए संपर्क ज़रूर करें। और साथ ही साथ लेक्चर कैसा लगा यूट्यूब पर आप ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।